हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DLED स्टडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना स्टडी बनाए रखे हैं। तो आइए, आज का क्लास है हमारा मैराथन क्लास बाल विकास का, जो आपका पहला ही पेपर है और DLED फर्स्ट सेमेस्टर है आपका गाइस। ठीक है, मैराथन क्लास है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें ली गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछी भी गई हैं। तो 90% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज का है क्लास DLED फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास, फर्स्ट पेपर है आपका मैराथन क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? बाल विकास की परिभाषा है, लिखते हुए अर्थ बताइए। मतलब बाल विकास का आपका अर्थ बताना है और बाल विकास का आपको परिभाषा बताना है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास का अर्थ होता है, बाल विकास के अंतर्गत बालक का तात्पर्य गर्भावस्था से युवावस्था के परिपक्वता तक के व्यक्ति को है, जिसमें विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो बाल विकास मेनली आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और ये युवावस्था तक जाते जाते बच्चा परिपक्व मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है और इसके अंतर्गत बहुत सारी रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो जो बाल विकास होता है, विकास तो आपको जन्म से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ बाल विकास की बात कर रहा है, तो बालक विकास आपका वो गर्भावस्था से लेके युवावस्था तक मान सकते हैं। नेक्स्ट आपको परिभाषा देनी है। तो गाइस ये याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको परिभाषा लिखने की आ रही है तो आपको अगर फुल में फुल मार्क्स ऑप्टन करना है तो किसी भी वो राइटर के अनुसार भाषा परिभाषा या कोटेशन अवश्य लिखे, इससे आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा। तो क्या कह रहा है ये क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है बाल विकास की, बाल मनोविज्ञान की वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था तक करता है। कहने का मतलब ये है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? बालक का अध्ययन गर्भावस्था से लेके और किशोरावस्था तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में पूछा है गाइस। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आपका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। अब शैशवावस्था का काल होता है जन्म से 5 साल तक, बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 साल तक और किशोरावस्था का 13 से 18 साल या 12 से 18 साल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? तो मेनली ये पूछ रहा है बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो आपको पता है बाल्यावस्था आपका स्टार्ट हो जाता है 6 से 12 वर्ष तक होता है। 6 से स्टार्ट होता है, 12 तक चलता है। और इसमें कुछ की पॉइंट याद रखिए आप। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। तो ये पूछा गया है किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। तो हम कहते हैं गाइस, आपकी बाल्यावस्था को हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। ये MCQ में भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया है और इसी में आदतों का शुरुआत होता है बच्चों में। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, आदत का शुरुआत बच्चों में किस काल में होता है? तो बाल्यावस्था में। क्वेश्चन इसी में ही पूछा गया है, इस काल को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। तो अलग से पूछा गया है, जीवन का अनोखा काल किस काल को कहते हैं? तो हम कहते हैं ये आपके बाल्यावस्था को। और ये किसके अनुसार है? बुश के अनुसार। बुश कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या कह रहा है? किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपको किशोरावस्था बताना है। तो आपको पता है किशोरावस्था आपका 12 से 18 साल तक चलता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, इसको हम जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा काल अवस्था है, तो आपका किशोरावस्था है। और ये किसने कहा है, तो आपको ये किसने कहा है, स्टेन हॉल ने कहा है। ठीक है, स्टेन हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, बल, तनाव और तूफान की अवस्था है तथा विरोध की अवस्था है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा गाइस कि इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। मतलब बाल्यावस्था से अब बच्चा जो है परिपक्व होना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो बुद्धि लब्धि को गाइस हम लोग IQ भी कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता में किस प्रकार से विकास हो रहा है या मानसिक योग्यता में कैसे विकास हो रहा है उसको बताता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता में विकास की गति को बताता है। यहाँ आपका कोल एवं बुक्स के अनुसार क्या कह रहा है कह रहा है बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस प्रकार का विकास हो रहा है। तो हम बुद्धि लब्धि से हम ये पता कर सकते हैं कि मानसिक योग्यता में किस प्रकार से विकास हो रहा है किसी भी बच्चे का। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि का सूत्र गाइस ये होता है, IQ का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, ये आपका बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दिया था, ये आपका ऑप्शनल में ही पूछा गया है। तो मानसिक आयु की अवधारणा आपने अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ठीक है, तो गाइस मैं आपको यहाँ कुछ सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। आपको तो पता होगा वास्तविक आयु क्या है। वास्तविक आयु क्या होती है, जो बच्चे का ओरिजिनल एज होता है, उम्र होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक आयु कहते हैं। और मानसिक आयु समझ लीजिए, मानसिक आयु क्या है। मानसिक आयु उस आयु को कहते हैं जैसे कि बच्चा 10 साल का है और वह अपने से अधिक साल के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। मान लीजिए कि 15 साल के बच्चे के लिए बना क्वेश्चन वो सॉल्व कर देता है, तो वो उसकी मानसिक आयु हो जाती है। ठीक है, मानसिक आयु कम भी हो सकती है किसी बच्चे की। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, वो अभी उसको क्लास मान लीजिए कि 5 साल के लिए बच्चे के लिए बना कोई टेस्ट वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी 5 साल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है। बुद्धि किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट किसे कहते हैं। तो बुद्धि देखिए आपका है, बुद्धि कह रहा है बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। बुद्धि क्या है, सीखने की एक योग्यता है तथा समस्या सॉल्व करने की योग्यता है। बुद्धि से ही हम क्या करते हैं, किसी समस्या को सॉल्व करते हैं। और अमूल चिंतन की योग्यता भी बुद्धि है। अमूल चिंतन क्या होता है, अमूल चिंतन मतलब कि ऐसी चीज़ें के बारे में चिंतन करना जो हमारे सामने नहीं है, वो चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी बुद्धि रही, जो हमें क्या मेन बताती है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का तरीका। और सीखने की योग्यता आपकी बुद्धि है। एक राइटर के अनुसार परिभाषा इसका है, बकिंगम, बहुत बार पूछा है इनका। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है, ये कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले गाइस आप समझ जाइए संवेगात्मक विकास क्या है या संवेग क्या है। पहले संवेग समझिए। तो संवेग आपका होता है जैसे कि भय, क्रोध, भूख, जो आपके ये संवेग होते हैं हमारे, जो हमारे जन्म से ही मिले होते हैं। तो इनका विकास बाल्यावस्था में कैसे होता है। तो पहले संवेगात्मक विकास समझ लीजिए। कह रहा है भावों का प्रबंधन करने का विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। जो हमारे भाव होते हैं उनका प्रबंधन ही हमारा संवेगात्मक विकास कहलाता है। अब जानते हैं संवेगात्मक विकास कैसे होता है। कह रहा है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास उसके परिवार
उसके परिवार तथा स्कूल से प्राप्त होता है। इस अवस्था में संवेग निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो इन्वायरमेंट से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, तो उनके संवेगात्मक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, और उनका संवेगात्मक विश्वास धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। मतलब जैसे बच्चे का जन्म होता है और वो किशोरावस्था तक जाता है तो उसमें सामाजिक विकास कैसे होता है ये बताना है आपका। मेनली सामाजिक विकास की भावना का। तो आइए जानते हैं सामाजिक भावना क्या है। कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, जब वो शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में बालक के लिए उसका परिवार ही उसका समाज होता है। ठीक है, उसका परिवार, उसकी माँ पहली शिक्षिका कही जाती है बालक की। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, टीचर कौन होता है, उसकी माँ होती है। तो जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो वो उसके परिवार ही और उसकी माँ उसकी समाज होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और बाल्यावस्था में जाता है तो बालक विद्यालय जाने लगता है तथा उसके मित्र, शिक्षक, विद्यालय उसके समाज के अंतर्गत आने लगते हैं। जिन बाहर जाके जिससे मिलता है वो सब उसकी चीज़ें समाज के अंतर्गत आती हैं। वो समाज से सीखता रहता है, अपने टीचर से सीखेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है। पहली बात तो आप समझ लीजिए व्यक्तित्व होता क्या है। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं इंग्लिश में। जिसके पहले मीनिंग जानते हैं व्यक्तित्व का क्या है। इसका अंग्रेजी रूपांतर पर्सनालिटी होता है, ये आपको पता है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मुखौटा। ये पूछा गया है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पर्सोना शब्द से हुई है और पर्सोना का मीनिंग होता है आपका मुखौटा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पर्सनालिटी के बारे में। आगे देखते हैं इसका परिभाषा पर्सनालिटी का आलपोर्ट के अनुसार देखते हैं। ये क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति को बाहरी परिवेशों में अपने आप को समायोजित करने में मदद करता है। जो व्यक्तित्व होता है किसी भी व्यक्ति का वो क्या कहता है, समाज में उसको खुद को समायोजित करने में मदद करता है। और व्यक्तित्व के प्रकार, तो जो राइटर युग थे शिक्षा सिद्ध वो कहते हैं युग के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। पहला आपका है बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। आपसे पूछा था यही बहिर्मुखी क्या है और अंतर्मुखी क्या है, तो ये जान लेते हैं। तो आपका पहला है बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व सामाजिक होता है। मतलब जो व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं वो सामाजिक होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं तथा समाज के कार्यों में विशेष ध्यान देता है। ठीक है, वो सामाजिक होते हैं, मेनली दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके अंदर हेजिटेशन नहीं रहता है, उनके अंदर संकोच नहीं रहता है। जैसे कि नेता हो गया, वो किसी के सामने बोल लेता है, अभिनेता हो गए, वक्ता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्मुखी, इनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित रहता है, दूसरे से संबंध बनाना कम पसंद करते हैं। मतलब ये खुद में ही लीन रहते हैं, इनको समाज में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि ये मतलब उनसे कम होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके लेखक हो गए, लेखक क्या करते हैं अपने वो जो भी उनके अंदर चीज़ें होती हैं उनको उस पर कविता के माध्यम से या आपके लेखक कहानी के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कवि हो गए, लेखक हो गए, मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, ये अपने भावों को चित्रों में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, अब है उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है, वो पर्सनालिटी जिसमें दोनों के गुण आते हैं,
जो मतलब अंतर्मुखी के भी गुण आते हैं और जिसमें बाह्यमुखी के भी गुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। मतलब कह रहा है व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ क्या है, आप बताइए इसको। तो ये बहुत ईजी है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता का। कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक रूप से। कह रहा है कि व्यक्ति विभिन्नता का मतलब होता है एक हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, सब में हर कोई किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे वो शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, आपका मानसिक रूप से भिन्न हो सकता है, संवेदनात्मक रूप से भिन्न हो सकता है। ठीक है, और शारीरिक रूप से मतलब कि किसी कोई मोटा है, पतला है, गोरा है, सांवला है। और मानसिक रूप से जैसे कि किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई सामान्य बुद्धि का है। संवेदनात्मक मतलब कि किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में प्रेम ज़्यादा है। तो इस टाइप में सब सारे अब हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, वो दूसरे से भिन्न ही होता है किसी न किसी तरीके से। अब व्यक्ति विभिन्नता की परिभाषा आप देख लीजिए स्किनर के अनुसार क्या कहते हैं। स्किनर के अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं ये। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता वो है जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, तभी तो पता करेंगे ये भिन्न दूसरे व्यक्ति से कैसे है। नेक्स्ट, व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार। व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार कैसे वो मतलब कि एक दूसरे से अलग हो सकता है। शारीरिक रूप से होगा, मानसिक रूप से, फिर रुचि में कोई कि सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। अधिगम जैसे कि कोई धीरे सीखता है, कोई तेज़ सीखता है। स्वभाव सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। व्यक्तित्व सभी के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। तो व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार हो गया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, रुचि, अधिगम, स्वभाव, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आपको कल्पना से इमेजिनेशन के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा है कल्पना का संबंध अतीत के अनुभव से होता है। ठीक है, अतीत के अनुभव से होता है। हमारे जो भी हम अतीत में चीज़ें देख चुके हैं उसी के बेस को मान के हम कल्पना करते हैं, क्योंकि कल्पना करने के लिए कुछ ना कुछ बेस चाहिए। तो पहले से जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो चुकी हैं उसी के बारे में सोचते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें नवीनता का भाव हमेशा विद्यमान रहता है कल्पना में। जब भी हम कल्पना करते हैं तो कोई नए पुराने चीज़ों के बेस पर हम नए चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो कल्पना का संबंध अतीत के अनुभव से होता है। कल्पना में सदैव नवीनता का तत्व विद्यमान रहता है। और कल्पना हमारे मानसिक क्रिया है, क्योंकि हम दिमाग से करते हैं। ठीक है, और इसमें रचना शक्ति का भी विकास होता है। आइए परिभाषा देखते हैं डम्बिल के अनुसार। डम्बिल क्या कहते हैं। डम्बिल कहते हैं मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कल्पना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। मतलब कल्पना हम कैसे किसी भी बच्चे में कल्पना का विकास कैसे कर सकते हैं। तो कल्पना का विकास किसान निम्न तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपका हो गया पहला है आपका भाषा ज्ञान का विकास करके बच्चे में भाषा को पहले डेवलप करें। ठीक है, भाषा को बताएं, और भाषा ही माध्यम होता है आपका कल्पना करने का। भाषा को जानेगा तो उसके माध्यम से आपको कल्पना करेगा। फिर कहानियाँ सुना के, फिर कथाएँ सुनाएं। इससे कहानियाँ सुनाने से उनके अंदर कल्पना शक्ति की विकास होती है। कथाएँ सुनाएंगे तो कल्पना करेगा वो। पहले कहानी बता दीजिए उससे, फिर उस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो कहानी जो सुना है उसके बेस पे ही सोचेगा और कल्पना करके उसका आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहे बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जीन पियाजे हैं जिन्होंने विकास के संज्ञानात्मक विकास बालक के संज्ञानात्मक विकास को बताया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत बार पूछा गया है।
आपका है, पहला है ज्ञानेंद्रिय अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था, ये 0 से 2 साल चलता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल चलता है। तीसरा है मूर्त अवस्था, ये 7 से 11 साल चलता है। और अमूर्त अवस्था या औपचारिक अवस्था, ये 11 से ऊपर। ठीक है, ये आपका 11 से ऊपर चलता है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ आपको। ये ज्ञानेंद्रिय अवस्था या आपको संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। ज्ञानेंद्रिय अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 साल तक चलता है, और इसमें जो चीज़ें बच्चे जो होता है उसकी ज्ञानेंद्रियाँ जो 5 होती हैं उसी से सीखता है। अपने पैरों को हिलाना, आँखों से देखना, कानों से सुनना, तो मेनली इनकी जो सीखने की साधन होते हैं ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इसलिए हम इसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं या संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आपका दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 साल तक चलता है। ये इसमें बाल्यावस्था आ जाती है। इसमें बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, अपने माता पिता से सीखने लगते हैं। ठीक है, अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से सीखते हैं। और तीसरा आपका है मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था मतलब इस 7 से 11 साल तक चलता है। मूर्त अवस्था बच्चे के सामने जो चीज़ें होती हैं उसको देख के सीखते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई जानी है उस चीज़ को बालक के सामने रखिए तब वो जानेंगे। तो मूर्त मतलब यही होता है, जो चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ें उनके सामने दिखाइए। ठीक है, जैसे एप्पल के बारे में बताना है तो एप्पल का फिगर दिखाइए या एप्पल को ही दिखा दीजिए। चौथा है आपका अमूर्त अवस्था। अभी अमूर्त अवस्था आपका होता है 11 साल से ऊपर के लिए। अभी ये बच्चा किशोरावस्था में जाने लगा है, तो बच्चा अब अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। कहने का मतलब है जो चीज़ें उसके सामने नहीं है फिर भी वो उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अमूर्त मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपके सामने ना हो और उसके बारे में जानना या सीखना आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। ये औपचारिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किस विकास की अवस्था में आती है। मतलब कि वो कौन सी अवस्था है बाल विकास की, जिसमें बच्चा क्रंदन मतलब रोना होता है, रोता है, बलबलाना हकलाता है, तो इसमें आती है आपकी ये आपकी भाषा का ही विकास होता है। इसमें ये सब भाषा के विकास में आते हैं। क्रंदन एक रोना भी भाषा का ही विकास है शैशवावस्था में, और बलबलाना। ठीक है, तो ये शैशवावस्था की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अशिक्षित व्यक्ति की बुद्धि मापन किस परीक्षण से हम कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे जो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसका बुद्धि कैसे निकालोगे। जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उसका तो हम IQ से निकाल लेते हैं बुद्धि लब्धि फार्मूला से, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु into 100 से। लेकिन अगर कोई पढ़ाई लिखा नहीं है तो आप उसकी मानसिक आयु कैसे निकालोगे, तो हम उसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से निकालते हैं। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब क्या, उसको लिखवाएंगे नहीं। ठीक है, उससे कुछ हम करा के देखेंगे, उसके बेस पे हम निकालेंगे उसकी बुद्धि लगती। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है CAT क्या है, इसका निर्माण किसने किया है। CAT मतलब ये आपका व्यक्तित्व मापने का एक विधि है। CAT इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है, इसे हम व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिपादक कौन है, लियोपोल्ड वैलक। ठीक है, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। मैंने ऊपर भी बताया है, बड़े तनाव तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, तूफान की अवस्था को और विरोध की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों के अन्य लोगों के प्रति
सोचकर कार्य करता है क्या है, मतलब वो बेसिकली समाज के बारे में सोचता है। वो कौन सी है व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किशोरावस्था में किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। भाई गंभीर मतलब सीरियस रहना, उथल पुथल अवस्था ये स्टैनले हॉल ने कहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे उलट के पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं। एक राइटर हैं, शिक्षाविद हैं सिगमंड फ्रायड, इन्होंने भी व्यक्तित्व के विकास के लिए सिद्धांत दिया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये क्या ऐसा सिद्धांत है, ये आपके व्यक्तित्व को बताने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं होती हैं, परोक्ष, ठीक है, जिसको हमने देखा नहीं है उसके बारे में कल्पना करना, उसके बारे में चिंतन आपको कहलाता है कल्पना, ठीक है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है आपका कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 21 जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो ये थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम है। जब कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है तो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, ठीक है, तो ये इसका तत्परता का नियम है। आइए हम जान लेते हैं थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम बताए हैं, ठीक है, मुख्य 3 नियम बताए हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। पहला कहता है तत्परता का नियम, थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा तत्पर है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वह जल्दी सीख जाता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उसमें। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम, अगर कोई चीज़ हमको नहीं आ रही है उसको हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो अभ्यास के थ्रू हमको आने लगती है और बच्चा उसको करना सीख जाता है, तो ये अभ्यास के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रभाव का नियम, प्रभाव मतलब कि बच्चे को मोटिवेटेड कीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए कि वहाँ उस इन्वायरमेंट वो बच्चा सीख जाएगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, रुचि लेगा वो, तो ये आपका प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है ये कहलाता है। तो मेनली ये जान जाइए कि नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करना आपको सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। किसी भी मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार प्रस्तुत करता है उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सृजनात्मकता का विशेषताएं या गुण। मेरे सृजनात्मकता का क्या गुण है, किसको कहेंगे कि सृजनात्मकता है, तो सृजनात्मकता के गुण दिए गए हैं। पहली बात कि वो मौलिक हो, मौलिक मतलब नया, ठीक है, मौलिक मतलब वो जो भी सृजन किया है बालक, सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना या नई चीज़ें बनाना, वही सृजनात्मकता है। तो उसका गुण में पहला आता मौलिकता, तो बच्चे ने जो भी चीज़ें बनाया है वो नया हो, मतलब वो नई चीज़ें हो। दूसरा है आपका प्रसारण या विस्तारण, जो भी चीज़ें बच्चे ने बनाया है या सृजन किया है उसको वो एक्सप्लेन कर सके, वो उसको विस्तारण कर सके। तीसरा है प्रभाव, मतलब भावों या विचारों को अपने क्रमबद्ध तरीके से रखना, ये भी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका लचीलापन, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। लचीलापन मतलब उपयोगिता, जो भी सृजन किया है बच्चे ने वो सबके लिए उपयोगी हो, ऐसा ना हो कि ऐसा चीज़ बना दिया सृजन कर दिया जो हमारे लिए उपयोगी ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यह कहलाता है।
तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है, जो व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक रूप से, बुद्धि में, रुचि, व्यक्तित्व से आदि इस प्रकार के गुणों से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है, तो उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वंशानुक्रम से आपका क्या तात्पर्य है। तो वंशानुक्रम क्या है आपका, आइए देखते हैं। तो वंशानुक्रम पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। ये पैतृक गुण संतान में माता पिता से प्राप्त होता है। वंशानुक्रम मतलब कि जेनेटिक, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें आते हैं, गुण आते हैं, अपने पूर्वजों से आता है, उसके माता पिता से आते हैं, वो जन्म के समय उनको मिल जाते हैं। और जो वंशानुक्रम के वाहक जो हैं जीन होते हैं, ठीक है। और जीन कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनकी संख्या भी पूछी गई है, तो अगर जोड़ा में कहेगा तो 23 और संख्या में कर जाएगा तो 23 का डबल 46, ठीक है, 46। तो ऐसे गुणसूत्र पूछ दिया तो 23 जोड़ा, ठीक है, और ये 46 हो जाएगी संख्या, टोटल संख्या आपकी हो जाएगी। और ये क्या करते, जीन ही क्या करते हैं, ये आपके जीन जो होते हैं वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इनका परिभाषा देख लीजिए वुडवर्थ के अनुसार क्या है। वुडवर्थ के अनुसार इनका परिभाषा देख लीजिए। वंशानुक्रम में सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित रहते हैं। मतलब जीवन आरंभ के समय उपस्थित रहते हैं, मतलब जब बच्चा जन्म लेने वाला रहता है उसके पहले उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, जीन्स वगैरह उनके माँ बाप से मिल जाते हैं। ये गुणों, पूर्वज के गुणों को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव बताइए। मतलब बाल विकास पे वंशानुक्रम किस प्रकार से इफेक्ट है। तो आइए देखते हैं। ये निम्न इफेक्ट है आपके, जो आगे देखेंगे। पहला है मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। बच्चे में जो भी मूल शक्तियाँ होती हैं उनका वंशानुक्रम ही कारण है, वहीं से मिलता है, वंशानुक्रम से ही। दूसरा है छात्र की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है। बच्चा कितना बुद्धिमान होगा ये पहले से तय हो जाता है, वो जीन से ही होता है, आपके वंशानुक्रम से ही ये तय होती हैं चीज़ें। तीसरा है बच्चों में शारीरिक गठन व शारीरिक बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करता है। शारीरिक गठन मतलब लंबा चौड़ा दुबला पतला, शारीरिक बनावट में आ जाता है। और ये जैसे कि गोरा सांवला, ये सब चीज़ें वंशानुक्रम से मिलती है बच्चे को। चौथा है गुणवान प्रतिष्ठावान माता पिता की संतान पुष्टि प्राप्त करती है। मतलब कि जैसे माँ बाप होते हैं उनकी क्वालिटी बच्चों में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बाल विकास के संदर्भ में वातावरण से आप क्या समझते हैं। मतलब वातावरण जो होता है बाल विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो समझते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण क्या है, मनुष्य को छोड़कर जो कुछ भी चीज़ें उसे वातावरण कहते हैं। जैसे मनुष्य को छोड़कर जो भी चीज़ें हैं इस संसार में वो उसे वातावरण कहते हैं। वातावरण में सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। परिभाषा देख लेते हैं वातावरण का। ये आपका वुडवर्थ के अनुसार है। क्या कहते हैं, पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से समय से प्रभावित किया है। मतलब पर्यावरण या वातावरण एक ही चीज़ है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तब से वो पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और बच्चे को के विकास को ये इफेक्ट करता है। मेनली इन्वायरमेंट है। जैसे नहीं कहते हैं किसी बच्चे को जिस इन्वायरमेंट में रखेंगे उसे ढल जाता है, ठीक है। तो बच्चे को अगर अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा अच्छा ग्रो करता है, इंटेलिजेंट होता है। और बच्चे को जहाँ गंदा इन्वायरमेंट मिलता है उसके हिसाब से ढल जाता है। इसलिए कहा जाता है जो इन्वायरमेंट होता है बच्चे के विकास को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है बालक विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्ष महत्व बताइए। मतलब ये कह रहा है बालक विकास में, बालक का जो विकास है उसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों कैसे महत्व रखते हैं, इसको बताइए। तो देखिए क्या है, बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योग रहता है। विकास के लिए जितना वंशानुक्रम आवश्यक है उतना ही वातावरण इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक कोटेशन भी है आपका वुडवर्थ का, बहुत फेमस कोटेशन है। ये कहते हैं बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल ही आपका बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल इनका होता है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं ये इनके बाल विकास में सहायता करते हैं का विकास। ठीक है, तो ये पूछा गया है, ये कोटेशन आपका डायरेक्ट पूछा गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल किसने कहा है, विकास का पक्ष को, तो वुडवर्थ ने कहा है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो गाइस इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाइए। ओके गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।